हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केवल एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं ज़रूरी है, मतलब एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं, वह एक हर ऐसे व्यक्ति के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, शुरू से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आज सेंटेंस के बारे में और इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले बेसिक कुछ बातों को जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है? वर्ण। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, यानी कि अगर आप इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, क्या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ लेटर, यानी कि इंग्लिश भाषा की एक छोटी सी इकाई क्या होगी? आपकी लेटर होगी। ठीक है ना। यानी कि लेटर से ही आपका क्या शुरू होता है? पूरी इंग्लिश की आपकी क्या होती है? शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो ज़्यादातर लोग आंसर क्या देते हैं? 26। लेकिन नहीं, अल्फ़ाबेट केवल 1 होते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z, ये आपका क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है? अल्फ़ाबेट। लेकिन ये तो A to Z आप जब 26 कहेंगे, ये तो आपके क्या हो जाएंगे? लेटर्स हो जाएंगे। 26 आपके क्या हो जाएंगे? लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट आपके केवल 1 होते हैं। वो चाहे आपके इंग्लिश की बात हो रही हो या आपके हिंदी की बात हो रही हो। अब जब आपके लेटर यानी कि वर्णों के बारे में पूछा जाए तो वर्ण आपके कितने हो जाएंगे? 26। इंग्लिश में है तो 26 हो जाएंगे। ठीक है ना। और आप लोग इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए, इन 26 लेटर में से यानी कि इन अल्फ़ाबेट्स में से आपके 5 आपके क्या होते हैं? वावेल होते हैं, और 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वावेल कौन कौन से आपके होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना। ये आपके क्या हैं? वावेल्स हो गए। ठीक है ना। ये आपके 5 कौन से हो गए? वावेल्स। 26 में से आपके 5 क्या निकल जाते हैं? वावेल। बाकी के आपके जो 21 बचते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। तो इस तरह आपके क्या हो जाते हैं? ये थोड़े से बेसिक बातें हो जाती हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो सेंटेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए सबसे पहले आपका लेटर होता है। ठीक ना। लेटर से आपके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं, और वर्ड से आपके क्या बनते हैं? जाके सेंटेंस बनते हैं। देखिए जैसे लेटर की हमने बात की तो हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिखा B + O + Y, ये आपके क्या हैं? ये तीनों आपके लेटर हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनको इकट्ठा करें यानी कि एक वर्ड बना दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? I am a boy। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि ये तो आपका बताया गया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो गई? वर्ण। ठीक है ना। फिर आपका वर्ड आ गया, यानी कि सच अरेंजमेंट लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है ना। सच अरेंजमेंट लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड्स, यानी कि सच कुछ ऐसे लेटर्स, यानी कि कुछ ऐसे लेटर्स जिनको हम इकट्ठा करें तो कुछ ऐसे सार्थक अर्थ दें जिन्हें हम एक वर्ड यानी कि एक शब्द कह सकें। यानी कि हमने 3 वर्णों को इकट्ठा किया तो हमारा जाके एक शब्द बना। अब हम एक शब्द को लिए, उसी में हमने 2-3 शब्दों को और जोड़ा तो हमारा जाके क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझेंगे कि सबसे पहले आपके लेटर होते हैं। लेटर यानी वर्णों को मिला के आपका शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों को मिला के आपका सेंटेंस यानी कि वाक्य का निर्माण होता है। अब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बारे में। देखिए ये हमारा अब आ जाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? सेंटेंस की डिफिनीशन आपकी हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि आपके सेंटेंस की डिफिनीशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि कहने का आपका ऐसे क्या है? किसी यानी कि वर्ण, ये आपका क्या है? शब्दों का, उसमें आपका क्या था? लेटर, यानी कि आपके वर्ण वर्ण मिलके शब्द बन रहे थे। तो अब हमने बताया कि शब्द मिलके आपके क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे। ठीक है ना। तो इसकी आप हिंदी में डिफिनीशन को समझना चाहें तो इसका आशय आपका ये निकलता है कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह,
शब्दों का ऐसा समूह या शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसको योजित करने पर, जोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ निकले। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो कोई सार्थक अर्थ दे, वो आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। कहने का आशय क्या था आपका कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी कि शब्दों का क्या होगा, उसमें समूह होगा और वो आपका क्या दे, एक सार्थक अर्थ निकाले, उसमें कुछ ना कुछ उसका अर्थ हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस। जैसे मैंने अभी लिखा था आई एम अ बॉय, ठीक है ना, जैसे मैं अब लिख दे रहा हूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। ये आपका देखिए क्या है, इसमें शब्द जुड़े हैं आपके, ये सब क्या है, आपके शब्दों का एक समूह है। क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह है। अभी आपका क्या देगा, वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि ये सब मिलके आपके पूरे आपके मिलके होंगे, एक सार्थक अर्थ बताएंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। तो ये एक वाक्य दिया गया आपका, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की प्रकार की ओर। हम जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो सेंटेंस है उसके 5 काइंड्स होते हैं, उस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमारा सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक, फिर उसके बाद हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, फिर उसके बाद हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होगा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद हमारा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस के काइंड्स को अच्छे से समझते हैं, तो आगे देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। देखिए इसके नाम से ही जाहिर है, क्या बता रहा है, साधारण वाक्य, यानी कि इसमें आपको कुछ मामूली से वाक्य बताए जाएंगे, ऐसे मामूली से सेंटेंस बताए जाएंगे। देखिए सेंटेंस आपके दैनिक जीवन में, यानी कि आपकी जो लाइफ चल रही है, इसमें आप जो कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं वो सब कुछ क्या है, आपका एक सेंटेंस है, ठीक है ना। अब वो बोलने का आपका तरीका लोग है, कुछ सेंटेंस आपके होते हैं आप सिंपल में बोलते हैं, कुछ सेंटेंस आप पूछते हैं, कुछ आप बताते हैं, ठीक है ना, और कुछ आप आदेश देते हैं, या कुछ आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, या कुछ आप सलाह लेते हैं, ठीक, या कुछ आप बहुत अचानक से सुनते हैं तो आपके मन से अचानक से भाव निकल के वो शब्द आते हैं। यानी कि आपके जितने भी वर्ड हैं, आप जितने भी आप सेंटेंस बोलते हैं इन अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, वो सब आपके क्या है, सेंटेंस है, ठीक है ना। तो मैंने पहला सेंटेंस आपको बताया असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। इसमें आपका जो भी होगा एक सिंपल सा होगा, आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अपने बारे में बता रहे होंगे, असर्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। असर्ट यानी कि क्या करना है, आपको उनको बताना होता है। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आपने क्या कहा, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक ना, आपने कह दिया आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक ना। इसमें आपने क्या किया, आपने किसी को बताया, असर्ट किया कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। फिर आपने बताया कि आई रीडिंग क्लास 6, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, ये आप क्या है, आपने भी एक किसी को ये बताया है, ठीक है ना। तो इस तरह के, जैसे आपने कहा दिस इज ए काउ, आपने कहा कि यह एक गाय है, आपने कहा यह एक गाय है, यानी कि यहाँ पे है, आप खुद से नहीं, आप क्या करें, असर्ट करें, किसी से बता रहे हैं, यानी कि आपको इसमें कुछ देखने को मिला नहीं है, आपका क्या है, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके होंगे। जैसे हमने कहा कि आई एम गोइंग टू आगरा, आपने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, ये भी आप क्या कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान आपकी क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहचानने का ये तरीका है कि इसमें आपका पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो होता है आपका फुल स्टॉप, यानी कि आपकी हर लास्ट में आपकी ये बुंदी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, यही आपका लगा रहता है। आप जैसे आपने कहा आई एम अ स्टूडेंट, आपने इतना कह दिया, इसके आगे आपको कुछ नहीं कहना, आप यहाँ पे क्या हो गए, पूरी तरह से रुक चुके हैं। आपने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, आपने इतना कह के चुप हो गए। आप अगले व्यक्ति को जो कहना होगा आपसे कहेगा, ठीक। आपने कहा दिस इज ए काउ, आपने किसी को बताया है एक गाय है, इतना कह के आप चुप हो गए, यानी कि पूर्ण विराम, खत्म बात, ठीक है ना। फिर आपने कहा आई एम गोइंग टू आगरा, आप जा रहे थे, आपने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, आपने इतनी अपने बातों को कहा और पूर्ण विराम, पूरी तरह से आप क्या हो गए, रुक चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की पहचान इसकी ये होती है आपकी कि इसमें आपका पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो आपका क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाता है, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
देखिए ये हमारा आता है नंबर 2। नंबर 2 पे हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसके नाम से ही जाहिर हो गया, इसमें भी नाम क्या बोला, प्रश्नवाचक, प्रश्न को पूछने वाला, वाचक यानी कि पूछने वाला। आपका इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक, प्रश्न को पूछने वाला वाक्य, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन आपको समझना हो तो ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी से किसी प्रश्न को पूछते हैं या कुछ हम उससे पूछते हैं, उस प्रश्न में आपका जो भी हो, आप अगले व्यक्ति से जो पूछें, मतलब आप अगले व्यक्ति से जो भी कहें तो आप ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। इसके क्या डिफिनीशन आप देना चाहे तो क्या हो जाता है, सेंटेंस दैट इंटरोगेट्स, सेंटेंस दैट इंटरोगेट्स और आस्क अस क्वेश्चंस, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी से कुछ पूछते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेट्स करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसका एग्जांपल आपको देखना हुआ तो इसका एग्जांपल क्या होगा, आपके डिफिनीशन से ही इसका एग्जांपल बनता है कि आप किसी से कुछ पूछते हैं। तो जैसे आपने कहा कि व्हाट इज योर नेम, आपने क्या कहा, व्हाट इज योर नेम। देखिए इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क इसको बोला जाता है, ये आपका क्या है, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है ना। इससे सबसे बड़ी इसकी पहचान हो जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जिस किसी सेंटेंस में, जिस किसी वाक्य के अंत में आपका ये क्वेश्चन मार्क यानी कि आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा दिखे, इस तरह का आपका पंक्चुएशन मार्क लगा दिखे, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके समझने क्या तरीका है, आप किसी ना किसी से कुछ पूछ ही रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना, वेयर आर यू लिविंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इन सब में आपके क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्या है, इसमें आप सबके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। इसके नाम पे मत जाइए, नाम में इसमें केवल बोला है आदेश, आदेश इसमें केवल आदेश ही नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस इज दैट डिनोट्स एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, यानी कि आपको क्या किया जाता है, इसमें एडवाइस, आप सलाह भी देते हैं, ठीक है ना, किसी से आप रिक्वेस्ट भी करते हैं, ठीक, किसी को आप ऑर्डर भी देते हैं। इसमें आपको 3 चीज मिलने को मिलेगा। क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको एडवाइस देखने को मिलेगा और इसमें आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, यानी कि रिक्वेस्ट में आपकी प्रार्थना की जाएगी, एडवाइस में आप सलाह देंगे किसी को, और ऑर्डर आप उस किसी को ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी पहचान आपकी सबसे बड़ी, इसकी पहचान आपकी यही होती है कि इसमें आपके यही चीज होते हैं। क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी चीज में आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं तो आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, और किसी चीज आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव नहीं, आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसका एग्जांपल आ जाइए, जैसे आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आप कहेंगे लेट मी रीड नाउ। आपने क्या कहा, लेट मी रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो। आप किसी से सलाह तो मांगेंगे नहीं कि अब मुझे पढ़ने दो, या किसी को आप धमकी तो दे के कहेंगे नहीं कि अब मुझे पढ़ने दो। आप क्या कहेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लेट मी रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो। या सबसे बड़ी इसकी पहचान है, आप इसमें प्लीज लगा रहेगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, ठीक। आप एडवाइस में गए तो आपको कह सकते हैं हेल्प द पुअर। आपने क्या कहा, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। अब देखिए गरीबों की सहायता करवाने के लिए आप दूसरे से कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो, अब आप उसके पैर तो पकड़ेंगे नहीं, आप उससे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, भैया गरीबों की सहायता करो, ना कि आप उसको ऑर्डर देंगे कि आप गरीबों की सहायता करो। आप क्या करेंगे, उसको एक सलाह देंगे कि हाँ भैया गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानो, अपने से बुजुर्गों की सेवा करो। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इंपरेटिव, यानी कि आपके एडवाइस में आएंगे, आप उसको सलाह देंगे। और आपका ऑर्डर में आ गया, जैसे आपने कहा स्टैंड अप, ठीक है ना।
आपका क्या हो गया, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है ना, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, लेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला के दो, ठीक है ना। तो ये आप अगर किसी अपने से छोटे से कह रहे हैं या किसी से कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, यानी कि आपको सुनने में ऐसा लगे मुझसे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये करो, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब आपके क्या हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको, 3 चीज देखने को। आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नंबर 2 आप किसी को सलाह देंगे, एंड नंबर 3 आप किसी को ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जिसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अगला हमारा चौथे नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि विस्मय, आपके हृदय से जो अचानक के भाव निकल जाते हैं। जैसे इसकी आपकी डिफिनेशन देना हो, क्या होगा, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस और सम सडन फीलिंग्स, यानी कि आपके हृदय से जो एक्सप्रेशन निकलता है आपका, जो यानी कि आपकी सम सडन फीलिंग, यानी कि आपके आश्चर्यजनक जो भाव निकलते हैं आपके हृदय के, वो आपके क्या हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके हृदय से जो निकलेंगे, आपके खुशी के भाव निकल सकते हैं, गम के भाव निकल सकते हैं, ठीक है ना, आपके जो भी होंगे, आपके दुख के होंगे या कष्ट के होंगे, आपके दुख से जैसे हृदय से अचानक से जैसे निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे कहा कि आप मान लीजिए कहीं पे घूमने गए, आपने वहाँ का स्थान देखा, तो आपने क्या कहा, ओह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि अरे कितना सुंदर स्थान है। आपने क्या कहा, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर स्थान है, ठीक है ना। फिर आपने कह दिया, हुर्रा आई वॉन द मैच, आपने कोई मैच खेलने गए, आप उसको जीत गए, आपने क्या कहा, हुर्रा अरे मैं जीत गया। ये आपके क्या है, आपके खुशी के भाव निकल रहे हैं। जैसे आपने क्या कहा, हुर्रा, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, इसका कहेंगे आई ऑन द मैच, अरे मैं मैच जीत गया, ठीक है ना। जैसे आपने कहा, एलास ही इज नो मोर, आपने क्या कहा, एलास ही इज नो मोर, अरे वह अब नहीं रहा, यानी कोई मर गया तो आप क्या कहेंगे, अरे दुख से वह नहीं रहा, वो मर गया, आपने क्या कहा कि अरे दुख से वह नहीं रहा, यानी कि आपके अचानक से आपके हृदय से निकल रहे हैं। खुशी के हुए तो भी आपके हृदय से अचानक निकल रहे हैं। आप कोई स्थान पे गए, बहुत ज़्यादा सुंदर स्थान देख लिए, ठीक है ना, या आप कहीं घूम रहे हैं, किसी लड़की को देख लिए बहुत ज़्यादा सुंदर, क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अरे कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है ना। तो आपके हृदय से जो है खुशी के भाव निकले या गम के भाव निकले, जो अचानक से निकले, एक तरह से खुद ब खुद, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पैदा हो। यानी कि अगर आपकी खुशी हो तो बहुत अच्छी तरीके से खुशी हो, आपका दुख हो तो बहुत अच्छी तरीके से दुख हो, ठीक है ना। तो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएंगे, आपके हृदय से जो अचानक निकल के आएंगे। इसकी डिफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हो जाता है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस और सम सडन फीलिंग्स, क्या हो जाएगा, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस और सम सडन फीलिंग्स, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर, जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमारा सबसे लास्ट सेंटेंस है, तो उसको देखते हैं अब हम। ये हमारा 5वें नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इच्छा सूचक वाक्य। अब इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके ऐसे वाक्य आएंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें आप अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोभावना को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, अपनी मनोभावना को बताएंगे। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, क्या हो जाएगा, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, आपका क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग और क्रश, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, किसी को आप आशीर्वाद देंगे या तो आप किसी को श्राप देंगे, ठीक है ना, यानी कि किसी को आप दुआ देंगे या तो आप किसी को बद्दुआ देंगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सुनने में ऐसा लगे आप किसी को या तो दुआ दें या तो बद्दुआ दें। जैसे आपने क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक ना, क्या हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो। तो इसको सुनने में क्या आ रहा है, भगवान करे आप दीर्घायु हो, क्या ऐसा लग रहा है कि आप किसी को श्राप दे रहे हैं या आपको दुआ, किसी को आप ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि आप किसी को क्या कह रहे हैं, आशीर्वाद ही दे रहे हैं ना, कि भगवान करे आप दीर्घायु, यानी कि ईश्वर करे आपकी उम्र जो हो बहुत लंबी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कहना हुआ मे यू लिव
सॉरी, आपको कहना हो मे यू गो टू हेल। आपने क्या कहा, मे यू गो टू हेल। तो इसमें क्या कहा, भगवान करे तुम नरक में जाओ। अब आप क्या करें, किसी को श्राप दे रहे हैं, आपने क्या कहा, भगवान करे तुम नरक में जाओ। आपने कह दिया कि मे यू हैप्पी अ मैरिड लाइफ, ईश्वर करे तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत खुशीमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशमय हो। या आपने कहा मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। यानी कि इस तरह के सेंटेंस जिसको सुनने में ऐसा लगे आप किसी को या तो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग, या तो आप किसी को क्रश यानी कि आप श्राप दे रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में यानी कि ईश्वर देवी देवताओं में, महाभारत में, रामायण में क्या कहा जाता है, जाओ तुम्हें श्राप मिला, तुम चूहा बन जाओ, तुम बिल्ली बन जाओ, ये बन जाओ। ये क्या थे आपके, ये आपके श्राप दिए जा रहे थे। लेकिन वरदान जो दिया जा रहा था वो आपका अलग तरीके से था कि तुम्हारी उम्र इतनी बढ़ जाएगी, तुम ये हो जाओगे, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां आ जाएंगी। तो वो देवी देवताओं का क्या था, ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था, ठीक है ना। तो वैसे आपके भी टाइम है, जैसे आपने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आपके बड़े आप जाते हैं अपने बड़ों के पास, पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर कहे तुम्हारी आयु दीर्घायु हो। या कह देते हैं, मान लीजिए कोई जोड़ा है पति पत्नी, क्या कहेंगे कि दूधो फलो पूतो नहाओ, यानी कि जो भी आपका इस तरीके से कहा जाता हो वो आपका हो गया, ठीक है ना। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको जब सुनने में ऐसा लगे कि इसमें या तो आशीर्वाद की बात हो रही है या तो श्राप की बात हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा आज का यह टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने आज जाना सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस से पहले उसकी कुछ प्राइमरी यानी कि बेसिक बातों को समझा और उनके बारों में जाना, ठीक है ना। फिर हमने सेंटेंस के काइंड्स को, इसके टाइप को समझा और सभी टाइप को अच्छी तरीकों से जाना और उसके एग्जाम्पलों द्वारा उसको अच्छी तरीके से समझा। तो उम्मीद है आज का हमारा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको सेंटेंस से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।